हाय एवरीवन। आज शुरू करते हैं अपन डिज़ाइन ऑफ सीवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ सीवर सिस्टम क्या होती है। तो डिज़ाइन ऑफ सीवर सिस्टम का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि नीड ऑफ सीवर सिस्टम की क्या ज़रूरत है। एरिया के लिए सीवर सिस्टम ज़रूरी होता है। ठीक है, केयरफुल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट, ये केयरफुल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड डिज़ाइन के बारे में। प्लानिंग डिज़ाइनिंग में क्या होती है, प्रॉपरली प्लान्ड एरिया होना चाहिए। दूसरा, स्किलफुल डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, और जिसका ऑब्जेक्ट होता है कि इंटायर सीवेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, वीडियो 30 मिनट की रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं कवरेज ऑफ सीवर सिस्टम के कवरेज की बात करते हैं। हाउसेज से सीवेज कलेक्ट करना होता है, डिस्पोजल पॉइंट तक सीवेज ले जाना होता है। ठीक है, तो ये कवर करता है सीवेज सिस्टम। एडिक्वेट साइज ऑफ सीवर की बात करते हैं, तो सीवर एडिक्वेट साइज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइज इनएडिक्वेट होगा तो सीवर ओवरफ्लो करेगा, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, हेल्थ के लिए डेंजर होगा और नॉइजेंस क्रिएट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिमेशंस ऑफ द सीवर के बारे में। सीवेज अमाउंट का करेक्ट एस्टिमेशन ज़रूरी होता है। हाइड्रोलिक का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद में बात करते हैं साइज एंड ग्रेड ऑफ सीवर। साइज और ग्रेड ऑफ सीवर के बारे में बात करते हैं, तो ये प्रॉपर साइज डिटरमाइन करना होता है, प्रॉपर ग्रेड डिटरमाइन करना होता है, जिसका एम होता है रीजनेबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो को इंश्योर कराना। उसके बाद में आता है फ्लो वेलोसिटी कंडीशन। फ्लो वेलोसिटी कंडीशन क्या होती है कि वेलोसिटी टू लार्ज नहीं होनी चाहिए, हैवी एक्सकेवेशन और हाई लिफ्ट पंपिंग अवॉइड हो सके। ठीक है, मतलब वेलोसिटी टू लार्ज नहीं होनी चाहिए क्योंकि हैवी एक्सकेवेशन और हाई लिफ्टिंग पंप को अवॉइडिंग की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी टू स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए कि सॉलिड का डिपोजिशन हो सके और सीवर बॉटम में ना हो। उसके बाद में बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्लो की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। वो होता है सॉलिड डिपोजिशंस, बैड ऑर्डर्स और स्टॉपेज। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस इन डिज़ाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक डिज़ाइन की बात करते हैं, सीवर और ड्रेन का हाइड्रोलिक डिज़ाइन। उसके बाद बात करते हैं वाटर सप्लाई के सिमिलर लाइन पर किया जाता है। जो वाटर सप्लाई की सिमिलर लाइन है उस पर इसको किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सेक्शंस और ग्रेडियंट को फाइंड करना होता है। ठीक है, बेसिक डिज़ाइन में ये होता है। और मेजर डिफरेंस होता है कि फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस देखना होता है। वाटर सप्लाई पाइप्स क्या होते हैं। वाटर सप्लाई पाइप के बारे में बात करते हैं। वाटर प्रेशर के अंडर गैरी होते हैं। ठीक है, वाटर प्रेशर के अंडर गैरी होते हैं और कंटेन लिमिट के अंदर हिल और वैलीज में अप और डाउन ले जा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, ये जो जिस पाइप का जो टाइप होता है वो कंड्यूट होता है। पाइप का जो लेइंग कंडीशन होता है वाटर सप्लाई पाइप का, वो कंटिन्यूसली ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आता है आउटफॉल पॉइंट, जहाँ से वाटर लिफ्ट होता है, ट्रीट होता है और उसे डिस्पोज होता है। ठीक है, आउटफॉल पॉइंट का क्या होता है, जहाँ से वाटर लिफ्ट होता है, ट्रीट होता है और डिस्पोजल होता है, वो आउटफॉल पॉइंट होता है। अब बात करते हैं सीवर पाइप की। सीवर पाइप कैरी करते हैं सीवेज कैरी करते हैं सीवर पाइप। उसके बाद में सीवेज के जो नेचर होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक इसके अंदर सीवेज के अंदर होते हैं। अब फ्लो का बिहेवियर समझते हैं। हैवी पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो सकते हैं और वेलोसिटी कम होने पर प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, ये इसके फ्लो में बिहेवियर होता है। प्रॉब्लम ड्यू टू लो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कम होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, सॉलिड का सेटलिंग होता है, क्लॉगिंग ऑफ सीवर्स होता है और सिल्टिंग ऑफ सीवर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्वायरमेंट टू अवॉइड प्रॉब्लम। इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर साइज के सीवर पाइप्स हो, प्रॉपर ग्रेडियंट पर लेड होना चाहिए। ठीक है, इसका जो एम होता है सेल्फ प्लंजिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट करना होता है ना। जो इसका एम होता है इस रिक्वायरमेंट का वो होता है सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी को जनरेट करना होता है। अब सीवर मटेरियल की रिक्वायरमेंट बात करते हैं। एब्रेशन को रजिस्ट कर सके ऐसा मटेरियल हो, वियर एंड टियर को हैंडल कर सके ऐसा मटेरियल हो। उसके कॉजेज होता है सीवेज, इसका इसलिए क्योंकि सीवेज में प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो सीवेज के अंदर जो प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से। अब उसमें की लॉजिक समझते हैं कि अगर वाटर सप्लाई प्रेशर फ्लो से होती है। ठीक है, और सीवर पाइप जो होते हैं वो ग्रेविटी फ्लो और सॉलिड हैंडलिंग करते हैं दोनों। नेक्स्ट चलता है, उसके बाद में आता है सीवर मटेरियल क्या होता है। ये कॉमनली यूज्ड मटेरियल होता है ना,
कॉमनली यूज सीवर, जो सीवर मटेरियल होता है वो मटेरियल कौन कौन से, कॉमनली यूज मटेरियल कौन कौन से, वर्टिफाइड क्ले जिसे स्टोन वेयर बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट, एस्बेस्टस सीमेंट और कास्ट आयरन, ये वो मटेरियल होते हैं जो सीवर में कॉमनली यूज लिए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीवर मटेरियल। सीवर मटेरियल को सिलेक्शन कैसे करना होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते टाइम पर इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो कंसीडर किए जाते हैं। पहला है रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब सीवर पाइप पर सीवर गैस का इफेक्ट होता है जिससे सीवेज में एसिड और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से कोरोजन आ सकता है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस टू कोरोजन होना चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। अब रेजिस्टेंस टू एब्रेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि सीवेज में ग्रिट सैंड पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल हाई वेलोसिटी पर मूव करते हैं और सीवर इन्वर्ट पर वियर और टियर होता है। ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि एब्रेशन से एरोजन ना हो सके। उसके बाद में आती है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो सीवर पाइप का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सीवर पाइप एक्सटर्नल लोड को विदस्टैंड कर सके, जो ऊपर से जो लोड आता है उसको वेयर कर सके। पाइप ग्राउंड लेवल के काफ़ी नीचे लेड होते हैं, इसलिए हैवी लोड का इफेक्ट आता है। उसके बाद में आता है लाइट वेट। सीवर मटेरियल हल्का होना चाहिए, ठीक है, ताकि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। इसके बाद में आता है इम्परवियसनेस। सीवर मटेरियल इम्परवियस होना चाहिए ताकि सीवेज का सीपेज अलाउ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी और कॉस्ट की बात करते हैं। मटेरियल चीप होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो और ओवरऑल इकोनॉमी अचीव हो सके। उसके बाद आता है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट। सीवर का इंटीरियर सरफेस स्मूथ होना चाहिए, मैनिंग एन वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और हाइड्रोलिकली ये एफिशिएंट फ्लो मिले। उसके बाद में और मटेरियल्स जो होते हैं, अदर मटेरियल्स की बात करते हैं, वो होते हैं सीमेंट कंक्रीट, एस्बेस्टोस सीमेंट, वर्टिफाइड क्ले, ब्रिक्स और कास्ट आयरन और प्लास्टिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक एक सीवर के मटेरियल की बात करते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप के बारे में बात करते हैं। जो एस्बेस्टोस सीमेंट होते हैं उनके पाइप, इसके जो कंपोजिशंस होते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट के या एसी पाइप के, वो होते हैं एस्बेस्टोस फाइबर, सिलिका और सीमेंट। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मटेरियल को प्रेशर के अंडर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि उससे डेंस और होमोजीनियस मटेरियल बनता है और हाई स्ट्रेंथ अचीव होती है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एस्बेस्टोस फाइबर। एस्बेस्टोस फाइबर के रोल्स की, जिसमें रिइंफोर्समेंट का काम करता है और मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करती है साइजेबिलिटी की। जो डायमीटर होता है ना, वो 10 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होता है और जो लेंथ होती है वो अबाउट 4 मीटर होती है, ठीक है, एस्बेस्टोस सीमेंट की। अब एसी पाइप्स के जॉइनिंग की बात करते हैं कि इसको जॉइंट कैसे करते हैं। ये इजीली असेंबल्ड होते हैं विदाउट स्किल्ड लेबर के। स्पेशली कपलिंग का यूज होता है इसके अंदर। अब कपलिंग किस टाइप की होती है, रिंग टाइप कपलिंग और सिंप्लेक्स जॉइंट एस्बेस्टोस सीमेंट के अंदर होता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट की। कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट क्या होता है कि 1 पाइप स्लीव होती हैं और 2 रबर रिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, ये जॉइंट की कंपोनेंट होती है। इनमें से 1 पाइप स्लीव होती हैं और 2 रबर की रिंगें होती हैं। बात करते हैं रबर की रिंग कैसी होती है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती हैं जो रबर की रिंग्स होती हैं और पाइप और स्लीव के बीच में कंप्रेस होते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट। इन जॉइंट्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं जैसे पाइप जैसे। नेक्स्ट ये जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं, अप टू 12 डिग्री डिफ्लेक्शन ये जॉइंट अलाउ कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स जॉइंट ऑफ एस्बेस्टस पाइप के बारे में। तो ये रबर रिंग में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, स्लीव और कपलिंग में एस्बेस्टोस सीमेंट होता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसी पाइप्स की। ये लाइट एंड वेट होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट इनका ईजी हो सके। ये ईजिली कट कर सकते हैं और असेंबल हो सकते हैं ताकि इसकी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं हो सके। और जो इसका स्मूथ इंटीरियर सरफेस होता है उसका मीनिंग होता है 0.011, जो एक्सीलेंट हाइड्रोलिक एफिशिएंट सीवर है। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसी पाइप्स की। एसी पाइप्स के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, तो हैवी कंप्रेसिव स्ट्रेस बियर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में डीपली ब्यूर्ड सीवर में हैवी एक्सटर्नल लोड का इफेक्ट होता है।
अब कोरोजन प्रॉब्लम होती है इनमें, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और इंडस्ट्रियल केमिकल का इफेक्ट भी इसी के अंदर होता है। वार्म और स्टेबल सीवेज में बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज़्यादा होती है इसके अंदर, और सल्फाइड कोरोजन एक्सेलरेट हो जाता है। अब बात करते हैं यूजेस रिकमेंडेशन। इसके ऐसे कंडीशन में एसी पाइप अवॉइड करनी चाहिए, और वो कौन कौन, इंस्टीड ऑफ द वर्टिफाइड क्ले स्टोन पाइप। इसके एप्लीकेशन बेस्ट ऑन डायमीटर, अगर लेस देन 1 मीटर डाइवर तो वर्टिफाइड क्ले पाइप्स यूज़ करो, अगर लार्जर डायमीटर है तो सीमेंट कॉन्क्रीट पाइप्स यूज़ होते हैं। इसके एप्लीकेशन है, और कास्ट आयरन और प्लास्टिक लाइनिंग के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं आरसीसी पाइप्स की। आरसीसी पाइप्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप बताते हैं इनकी। ये दो तरीके से मैन्युफैक्चर होती है, एक तो होती है कास्ट इन साइड पाइप्स, जो साइड पर ही कास्ट किए जाते हैं। दूसरी होती है प्री कास्ट, जो फैक्ट्रीज में कास्ट होते हैं। बेटर क्वालिटी कंट्रोल होते हैं और बेटर सुपरविजन पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं पीसीसी और आरसीसी सीवर की। पीसीसी सीवर क्या होता है, स्मॉल साइज पाइप होते हैं जो प्लेन पीसीसी वाले जो पाइप होते हैं, और आरसीसी वाले जो पाइप होते हैं वो लार्ज डायमीटर पाइप होते हैं। अब लार्ज डायमीटर जो अवेलेबल होती हैं वो होती हैं 1.8 मीटर तक। उसके बाद लार्ज डायमीटर आरसीसी पाइप्स जो होते हैं उनकी डायमीटर 4.5 तक भी होती हैं। ये एक स्पेशल ऑर्डर पर बनाया जाता है। इनका मैन्युफैक्चरिंग जो होती है 8 साइट होती हैं, सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट और वाटर ट्रांसपोर्ट करके और फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके साइट पर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आते हैं रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी पाइप। आरसीसी पाइप के अंदर जो रिइंफोर्समेंट होती है वो कैसे होती है, उसमें होती है सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट। इनका इंटरनल प्रेशर कैरी करते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रेस भी रजिस्ट करता है। अब होता है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, जो नॉमिनल होता है। रिइंफोर्समेंट एरिया कितना होता है इनका, 0.25% क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंक्रीट होता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट की। जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सिंगल केज रिइंफोर्समेंट पाइप्स की बात करते हैं। ये ओनली मेन सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट होते हैं, और केज नियर इनर फेस पर पाइप होता है जिसका कवर होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डबल केज रिइंफोर्स पाइप। इसमें सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट नियर द इनर सरफेस होता है, और जो दूसरा होता है वो आउटर फेस पे होता है। जो सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट होते हैं ना, ये कहाँ पास होते हैं, इनर एज और आउटर एज के पास में होता है। इनकी जो कवर होता है ना वो 2.5 सेंटीमीटर होता है दोनों साइड में। तो इलेप्टिकल केज की बात करते हैं। इलेप्टिकल केज रिइंफोर्समेंट पाइप जो होते हैं ओनली मेन सर्कमफेरेंशियल रिइंफोर्समेंट होते हैं, जो इलेप्टिकल शेप के केज होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन प्रेशर आरसीसी पाइप। आरसीसी पाइप के जो नॉन प्रेशर वाले आरसीसी पाइप होते हैं उनकी बात करते हैं। NP2 पाइप्स पहला आता है, कौन से कोड के अकॉर्डिंग, 458 के अकॉर्डिंग। इसमें लाइट ड्यूटी नॉन प्रेशर होता है। इसको यूज़ किया जाता है ड्रेनेज में, इरिगेशन में और कल्वर्ट कैरिंग लाइट ट्रैफिक के अंदर NP2 पाइप यूज़ किया जाता है, जिसकी थिकनेस होती है 25 mm से लेकर 110 mm, और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 8 से लेकर 2.2 mm डायमीटर होता है। किसकी होती है, NP2 पाइप की। NP2 पाइप को अगर हम ऐसे लिखें तो पहला क्या चीज़ होती है, नॉन प्रेशर होता है और लाइट ड्यूटी होती है। ठीक है, दूसरी जो इनकी बात होती है, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है ना वो यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, ड्रेनेज के अंदर इनका यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा यूज़ जो होता है इनका इरिगेशन के अंदर यूज़ होता है। तीसरा जो यूज़ होता है इनका कल्वर्ट केयरिंग लाइट ट्रैफिक। और जो इनकी थिकनेस होती है ना वो कितनी होती है, 25 mm से लेकर 110 mm के बीच में होती है। और अगर दूसरी होती है 8 सेंटीमीटर से लेकर 2.2 मीटर डायमीटर तक। ठीक है, तीसरा पाइप जो आता है वो आता है आपके पास में NP3 पाइप। NP3 पाइप का मतलब होता है कि ये मीडियम ड्यूटी प्रेशर के लिए बने होते हैं। इनको भी ड्रेनेज, इरिगेशन और कल्वर्ट केयरिंग जहाँ पर मीडियम ट्रैफिक होता है। इनका डायमीटर भी होता है 25 mm से लेकर 215 mm तक।
ठीक है। अगर वही 8 सेंटीमीटर से लेके 2.6 मीटर तक किसके, NP2 पाइप के। अब उसके बाद में आता है NP4 पाइप। NP4 पाइप जो होता है ये जो पाइप होते हैं ये नॉन प्रेशर पाइप होते हैं, वो हम समझते हैं अच्छे से। और इनका यूज किया जाता है कल्वर्ट में, जहाँ हैवी ट्रैफिक कैरी हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हैवी ट्रैफिक, जैसे रेलवे लोडिंग हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें जो 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 विदस्टैंड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 7 मीटर हेड ऑफ वाटर। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। इसको स्ट्रेंथ की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें अनरेनफोर्समेंट पाइप्स होते हैं, रेनफोर्समेंट RCC पाइप्स होते हैं, बोथ मस्ट बी कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग स्पेसिफिक टेस्ट प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं RCC पाइप्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कौन से पाइप पढ़े थे हमने, RCC पाइप ही चल रहा है अभी भी। अब इसका RCC पाइप की जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो पढ़ते हैं। जो P1 पाइप, P2 पाइप, P3 पाइप होता है, इनका यूज क्या होता है, वाटर सप्लाई अंडर प्रेशर के लिए किया जाता है। सीवर के लिए यूजली यूज नहीं होते हैं, क्योंकि सीवर में ग्रेविटी कंट्यूट होता है ना भाई। वो नॉन प्रेशर पाइप थे, एन नॉन प्रेशर ये हैं P पाइप, ठीक है। तो P1 P2 P3 होता है, ये ऐसे जो भी अलग अलग क्लासीफाइड कर रखा है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड। इन पाइपों का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, पहला होता है बार मैश रेनफोर्समेंट मेथड, ठीक है। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, तीसरा होता है सिलेंडर टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बार मैश रेनफोर्समेंट मेथड क्या होता है। इसमें स्टील बार और मैश यूज होती हैं, कंक्रीट पोर्ड बाय द यूजुअल ऑर्डिनरी मेथड से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि मोल्ड पाइप एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, मोल्ड पाइप को जो मोल्ड पाइप एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। कंक्रीट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से स्प्रेड होता है और यूनिफॉर्म लेयर बनती है इनर सरफेस पर, और रेनफोर्समेंट एम्बेड हो जाता है, और हाई डेंसिटी वाटर टाइट कंक्रीट मिलता है। हम बात करते हैं सिलेंडर। ये थिन सिलेंड्रिकल स्टील सेल लाइनिंग होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड होते हैं। रिच सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग इसके अंदर होती हैं, जो फर्स्ट 2 टाइप से स्ट्रोंगर और मोर वाटर टाइट होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूम पाइप्स। ह्यूम पाइप क्या होते हैं, ये RCC के ही पेटेंट फॉर्म है। थिन स्टील सेल कंसिस्ट करते हैं, और इंस्टेड ऑफ कोटिंग सीमेंट मोटार जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से होता है, ठीक है। RCC पाइप का जो पेटेंट फॉर्म होता है ये थिन स्टील सेल से होता है, कंसिस्ट करता है। थिन स्टील सेल जो कंसिस्ट करता है इसके अंदर इनसाइड जो कोटिंग होती है वो सीमेंट मोटार की होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से होती है। तो ह्यूम पाइप समझ में आ गया, किसका पेटेंट होता है, RCC का। अब कोटिंग की थिकनेस बात करते हैं जो ह्यूम पाइप की होती है। ये होती हैं आपकी 12 mm से लेके 30 mm तक, और पाइप साइज पर डिपेंड करता है बाकी। नेक्स्ट चलते हैं आउटस्टैंडिंग कोटिंग की बात करते हैं ह्यूम पाइप के, जो एक्सटर्नल वेदर और सोइल एक्शन से स्टील सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एडवांटेज जो बात करते हैं RCC और कंक्रीट पाइप की, सबसे पहले स्ट्रेंथ आएगा। स्ट्रेंथ टेंशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब इंटरनल प्रेशर विदस्टैंड कर सके। कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल विदस्टैंड कर सके। रेजिस्टेंस, कोरोजन और एब्रेशन दोनों होना चाहिए। मैन्युफैक्चर इजी होना चाहिए, इजी मोल्ड होना चाहिए, साइड पर मैन्युफैक्चर हो सके, फैक्ट्री में भी मैन्युफैक्चर पॉसिबल हो सके। कास्ट इन सिचुएट कॉन्क्रीट सीवर की बात करें तो डिजायर स्ट्रेंथ अचीव की जा सकती हैं प्रॉपर डिज़ाइन और प्रोपोर्शनलिंग से। लिमिटेशंस बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर रनिंग हो एंड सैंडी कंडीशन हो, जो साइड कंक्रीट सीवर सुटेबल नहीं होती हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजेज। ब्रिक सीवर्स या कास्ट एट साइड कंक्रीट सीवर जो सर्टेन कंडीशन में अवॉइड की जा सकती हैं, इनका जो यूजेज होता है। अब इकोनॉमी बात करते हैं तो मीडियम और लार्ज साइज पर ये थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा दोबारा देखना। ये थोड़ा सा जैसे ब्रिक सीवर में यूज़ कर सकें, कास्ट इन सिचुएटेड को कास्ट आयरन साइड पे कंक्रीट सीवर में यूज़ कर सकें। इजीली ब्रांच और मेन सीवर में इसको वाइडली अडेप्टेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं कंक्रीट सीवर। कंक्रीट सीवर क्या होती है, इसका मेजर ड्रॉबैक जो होता है ना वो इजीली कोरेड हो जाता है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं, इजीली कोरेड। इसका कॉजेज क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट गैस से बनता है जो कि, और स्टेल सीवेज को इवोल्व कर देता है, और अदर केमिकल प्रेजेंट भी सीमेज के अंदर होता है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ द कोरोजन की बात करते हैं तो सीवर लाइफ स्पान रिड्यूस होता है,
ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी टाइम के साथ रिड्यूस होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरोजन प्रॉब्लम, जो मेजर ड्रॉबैक है। सीवेज में एक्सेसिव सिल्ट होते हैं, ग्रिट प्रेजेंट होते हैं, जिससे इरोजन होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट सीवर, ठीक है। अब इंटरनल लाइनिंग होती है विद वर्टिकल क्ले, इसके अंदर इंटरनल लाइनिंग करके इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इंटरनल लाइनिंग में क्या होती है कि सीवर के इंटीरियर में लाइनिंग की जाती है। वर्टिफाइड क्ले का ब्लॉक्स यूज होते हैं, ब्लॉक्स में प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो सीमेंट कंक्रीट में एंटर करते हैं, ठीक है। तो सीवर के इंटीरियर में लाइनिंग की जाती है, वर्टिफाइड क्ले ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं और ब्लॉक को प्रोजेक्शन होते हैं। जॉइंट बिटवीन द ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स में जो जॉइंट होता है वो रिच सीमेंट मोटार से फिल होते हैं। ये बिटुमिनियन कंपाउंड से फिल होते हैं, या फिर बिटुमिनियस कंपाउंड से फिल होते हैं। इनके पर्पज क्या होते हैं? कोरोजन से प्रोटेक्शन करना होता है। अदर प्रोटेक्शन मेथड क्या होते हैं? जो H2S गैस कोरोजन के लिए होते हैं। सल्फाइड कंटेनिंग वेस्ट की एंट्री को प्रोहिबिटेड करना। सीवेज प्री ट्रीटमेंट, सल्फेट कंटेंट को रिड्यूस करना होता है। सीवेज एरिएशन और क्लोरिनेशन को कम करना होता है, ठीक है। सीवर के एडुकेट वेंटिलेशन, सीवर को फुल रन कराना, केमिकल ऐड करना, ये सारी चीज़ें इसके और मेथड है जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो सल्फर कंपाउंड के न्यूट्रलाइज करें, ऐसे मेथड। यूज ऑफ अनलाइन कंक्रीट सीवर, स्ट्रॉम वाटर कैरी करने के लिए वाइडली इनको यूज किया जाता है। इनका रीजन होता है स्ट्रॉम वाटर कंपेरेटिवली फ्री होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज से, ठीक है। तो सीवेज के लिए लिमिटेशंस होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाले सीवेज में यूज़ नहीं होती। और ये जो विद प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती हैं ब्रांच सीवर के लिए होती है और मेन सीवर के लिए होती हैं। अब बात करते हैं जॉइनिंग ऑफ कॉन्क्रीट सीवर पाइप्स। तो फ्लो कंडीशन में इसकी जो फ्लो कंडीशन होती है वो ग्रेविटी होती है। जॉइंट टाइप्स होते हैं इनके, जो मोटार कोट हैं, किसके होते हैं? कंक्रीट सीवर की बात चल रही है, ठीक है। इसकी जो एबिलिटी, यार ऐसे कैसे चल रही है कंक्रीट सीवर की बात? ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की बात चल रही है, आरसीसी पाइप की। इनकी जो साइजेबिलिटी होती है वो डायमीटर होता है इनका 0.6 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक। पाइप लेइंग मशीन यूज होती हैं जो स्लिप फॉर्म में होती है। नो जॉइंट पाइप होते हैं। नॉट रिइंफोर्समेंट गुड लाइफ प्रोवाइड करता है। हाई प्रेशर कंडीशन में लॉक जॉइंट प्रेशर रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी एप्लीकेबल होते हैं जब हेड 30 मीटर से ज़्यादा हो। और बेल्डेड स्टील सिलेंडर पाइप भी कास्ट किए जाते हैं जो वाटर टाइट के लिए होते हैं। अब इसके कंपोनेंट वर्टिफाइड क्ले लाइन पाइप में वो देख लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट पाइप होता है, वर्टिफाइड क्ले लाइनिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, जॉइंट फिल्ड विद द रिच मोटार और बिटुमिनस कंपाउंड्स। अब इनकी जॉइंट्स की डिटेल्स पढ़ लेते हैं। बेल स्पीगोट जॉइंट जो होता है ये बेल और सॉकेट होते हैं एंड में, और स्पीगोट एंड में होते हैं। एनुलर स्पेस होता है, फिल्ड विद मोटार लाई और जूट होता है। जॉइंट ऑफ कॉन्क्रीट प्रेशर, जो कॉन्क्रीट के प्रेशर का जॉइंट होता है उसकी बात करते हैं। स्टील स्पीगोट रिंग होती है, रबर गैस्केट होती है, स्टील वॉल रिंग होती है, मोटार प्लेस्ड होता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। सर्कमफेरेंशियल रेनफोर्समेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है, अच्छी थिकनेस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिफाइड क्लेवेयर, ठीक है। वर्टिफाइड क्लेवेयर जो स्टोन्स होते हैं, वर्टिफाइड क्ले स्टोन सीवर्स होते हैं, वो क्या होता है? इनका जो यूज होता है ना वो सीवेज और ड्रेनेज के लिए वाइडली यूज होता है। हाउस कनेक्शंस और लेटरल सीवर्स में वर्टिफाइड क्ले का यूज होता है। इनकी साइज़ जो होती है ना 30 mm से लेकर 90 mm तक होती है ना। वर्टिफाइड क्ले की या स्टोन वेयर की साइज़ कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर इनका डाया होता है। और जो 7.5 सेंटीमीटर जो होता है ये इनके इंक्रीमेंट्स होते हैं जो 10 से 30 सेंटीमीटर की रेंज में होते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज करता है। इनमें क्ले होता है और सेल जो स्पेशली क्वालिटीज़ के लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात बताते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्ले को पल्वराइज्ड किया जाता है, ठीक है।
वाटर के साथ उसे मिक्स किया जाता है और स्टैंडर्ड पाइप सेक्शन में मोल्ड किए जाते हैं जिनका प्रेशर 8.5 किलोग्राम पर सेंटर सेमी स्क्वायर होता है। उसके बाद में आती है जो ड्राइंग होती है, इसमें वायर बार में एयर होती है। बर्निंग इन किल्न होती है जो कंट्रोल टेम्परेचर होता है इनिशियली 150 डिग्री पे होता है और जो रेज्ड अप टू 700 डिग्री तक होता है और फाइनली 1200 डिग्री तक होता है। बर्निंग इन किल के अंदर किल बर्निंग के अंदर होता है ना, जो कंट्रोल टेम्परेचर होता है इनिशियली 150 डिग्री होता है और इसका जो तापमान होता है वो 700 डिग्री तक होता है और फाइनली 1200 डिग्री तक होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्टिफिकेशन की। नियर द एंड ऑफ बर्निंग कॉमन साल्ट NaCl ऐड किया जाता है। साल्ट वेपराइज्ड होता है और क्ले के साथ रिएक्ट करता है। स्मूथ होता है, हार्ड होता है, वाटर प्रूफ ग्लेज लेयर बनती है। पाइप सरफेस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इंटीरियर सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, वाटर टाइट ग्लेज होते हैं। ठीक है, इंटीरियर सरफेस स्मूथ होता है और ये वाटर को ग्लेज्ड करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट वाटर सरफेस प्रॉपर्टीज। इंटीरियर सरफेस स्मूथ होता है, वाटर टाइट ग्लेज होता है। वर्टिफिकेशन की बात करते हैं। नियर द एंड ऑफ बर्निंग कॉमन साल्ट NaCl ऐड किया जाता है और साल्ट वेपर होते हैं, क्ले के साथ रिएक्ट करना होता है। स्मूथ होता है, हार्ड होता है, वाटर प्रूफ ग्लेज लेयर बनती हैं। पाइप सरफेस प्रॉपर्टी होती है, इंटीरियर सरफेस स्मूथ होती हैं, वाटर टाइट ग्लेज होती हैं। और जो नेक्स्ट होता है उसमें एक्सटीरियर सरफेस होती है जो नॉट ग्लेज्ड होती है। ठीक है, जॉइंटिंग ऑफ पाइप की बात करते हैं। इस पाइप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ये बेल और स्पीगोट जॉइंट होता है। स्पीगोट फ्लेक्सिबल और कंप्रेशन जॉइंट होते हैं। जॉइंट मटेरियल की बात करें कि प्रेसिजन मशीन सरफेस होती हैं और ये टाइट कॉन्टैक्ट इंश्योर करती हैं। ठीक है, ये टाइट कॉन्टैक्ट इंश्योर करती हैं। पाइप की जो लेंथ होती है वो 0.9 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक होती हैं। एडवांटेज की बात करते हैं, पाइप की जो लेंथ होती है। ठीक है, पाइप सरफेस मटेरियल जो होता है इंटीरियर सरफेस स्मूथ होती है, वाटर टाइट ग्लेज होते हैं, है ना। और जो एक्सटीरियर सरफेस होती है नॉट ग्लेज होती है। जॉइंटिंग ऑफ जो पाइप होता है इसमें टाइप बेल और स्पीगोट जॉइंट होते हैं। ठीक है, बेल और स्पीगोट जॉइंट होते हैं। जॉइंट मटेरियल प्रेसिजन मशीन सरफेस होता है, टाइट कॉन्टैक्ट इंश्योर करती हैं। एडवांटेज की बात करते हैं इसके अंदर तो सल्फाइड कोरेजन रेजिस्टेंट होता है। कौन सी? वर्टिफाइड क्ले। हाइड्रोजन सल्फाइड से रेजिस्टेंट होती है। इंडस्ट्रियल बेड्स और पॉल्यूटेड सीवेज के लिए इनको प्रेफर किया जाता है। इनकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करें तो इंटीरियर वेरी स्मूथ होती है और हाईली हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होती हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्परवियस की क्या होती हैं? ये हाईली इम्परवियस होती हैं। सीवेज लीक फ्लो नहीं होता है इनके अंदर जो सीवेज होता है ना उसका लीक फ्लो नहीं होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ बिहेवियर जो होता है ये टेंशन में वीक होती है, वर्टिफाइड क्ले कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रैफिक लोड और बैकफिल में भी ये स्ट्रेस विदस्टैंड होती हैं। ठीक है, वर्टिफाइड क्ले की बात चल रही है, स्टोन वेयर की, तो ये टेंशन में वीक होती हैं। प्रेशर लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो सिर्फ स्मॉल टेंसाइल स्ट्रेसेस विदस्टैंड होती हैं। ग्रेविटी सीवर्स को सरचार्ज के लिए ओके होते हैं, प्रेशर सीवर्स के लिए भी सूटेबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी और हैंडलिंग की। ये चीप होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और ईजिली अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं इजीली लेड ऑन द जॉइंट होते हैं। वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है ना ये नॉन एब्जॉर्प्टेंट मटेरियल होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन होता है लेस देन 5% होता है जो आफ्टर 20 आवर्स इमर्शन होता है। इमर्शन के बाद में जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लेस देन 5% नहीं होना चाहिए। भाई चीज़ें हो रही है यार यहाँ। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, हैवी बल्कि और वेरिटल होता है जो ट्रांसपोर्ट इनका डिफिकल्ट होता है। साइज इनकी लिमिटेशंस होती हैं, साइज में ही कास्ट होते हैं, स्मॉल में शॉर्ट लेंथ अवेलेबल नहीं होते हैं। जॉइंटिंग इश्यू होता है इनके अंदर, शॉर्ट लेंथ की वजह से न्यूमेरस जॉइंट रिक्वायर्ड होती हैं। और यूजेस लिमिटेशन, ब्रांच और मेन सीवर के लिए सूटेबल नहीं है ये। ठीक है, ब्रांच और मेन सीवर के लिए प्रेशर पाइप के रूप में यूज़ नहीं हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं ब्रिक सीवर्स की कि ब्रिक सीवर्स क्या होता है, इनका बैकग्राउंड और यूजेस के बारे में पता करते हैं। एंशियंट टाइम पे इनका बैकग्राउंड जो था सीवर मटेरियल के रूप में ही यूज होता था। आजकल मोस्टली सीमेंट कंक्रीट से इसको रिप्लेस हो चुका है। मतलब अब जो जी ब्रिक सीवर्स है ना उसको सीमेंट कंक्रीट से रिप्लेस कर दिया। स्टिल यूज एट ए प्लेस, ये कौन कौन से जगह पर अभी भी यूज हो रही है वो है जहाँ पर साइट पर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो, जहाँ सीमेंट कंक्रीटिंग इजीली अवेलेबल ना हो, या लार्ज साइज कंबाइंड सीवर के लिए हो। ये स्पेसिकली स्टॉर्म वाटर के ड्रेन के लिए यूज़ होती हैं। किसके लिए यूज होती हैं? स्पेशली स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए ये यूज़ होती हैं।
उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन के फीचर्स कौन से होते हैं? ब्रिक जॉइंट्स के थ्रू सीवेज का ग्राउंड वाटर का एंट्री पॉसिबल होता है, और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग जो होती है इसके अंदर वो अदर सरफेस के प्लास्टर की जाती हैं। इसका पर्पज होता है ट्री रूट की एंट्री को प्रिवेंट करना, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटरनल लाइनिंग। लाइनिंग में क्या होता है? स्टेनवेयर लाइनिंग, सेरेमिक ब्लॉक लाइनिंग और ब्रिक जॉइंटिंग से जो लीकेज अवॉइड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, उनको बोलते हैं इंटरनल लाइनिंग। स्टोनवेयर लाइनिंग, सेरेमिक ब्लॉक लाइनिंग और ब्रिक जॉइंट से इनको लीकेज अवॉइड करना होता है। सरफेस एंड हाइड्रोलिक बिहेवियर की बात करते हैं। लाइनिंग का पर्पज होता है इंटीरियर सरफेस को स्मूथ बनाना और हाइड्रोकली एफिशिएंट बनाना। उसके बाद हम आता है कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस में हार्डवेयर और सेरेमिक की कोटिंग होती है, ठीक है, जो सल्फाइड कोरोजन को रजिस्ट करता है। ऑर्डिनरी सीमेंट प्लास्टर में सल्फाइड कोरोजन रजिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सीवर पर गैसेज के इफेक्ट की बात करते हैं कि सीवर पर गैसेज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ईजिली अटैक, और इसके लिमिटेशंस की बात करें तो सीमेंट प्लास्टर अलोन सफिशिएंट नहीं होता है, सल्फाइड कोरोजन का रिस्क ज़्यादा होता है। इनमें मॉडर्न सिस्टम में भी और ब्रिक सीवर में भी यूज़ लिमिटेड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं कास्ट आयरन सीवर पढ़ेंगे अपन, लेड सीवर पढ़ेंगे, प्लास्टिक सीवर पढ़ेंगे, लाइंग सीवर पढ़ेंगे, है ना। फिर इस वीडियो को अपन रोक देंगे, मतलब इसमें लगभग तीन वीडियोज बनेगी। अब बात करते हैं कास्ट आयरन सीवर की। कास्ट आयरन सीवर में क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्टैंड कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस में, कंप्रेसिव स्ट्रेस में, बेंडिंग स्ट्रेस में, ना। जो कास्ट आयरन जो सीवर्स होते हैं ना, वो इन सिचुएशन में अच्छा होता है। कंप्रेशन की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट स्टोनवेयर से स्ट्रॉन्ग होती है, बट कॉस्टलियर होती हैं। सीमेंट जो कंक्रीट होती है स्टोनवेयर जो से स्ट्रॉन्ग होती हैं। जनरल यूज़ होता है इनका जो नॉर्मल सीवर के लिए, वो कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं। इनका नॉर्मल सीवर के लिए कॉमनली यूज़ नहीं होती, ये स्पेशल सर्कमटेंसेस के अंदर ही कास्ट आयरन सीवर को यूज़ किया जाता है। स्पेशल जो इसके कास्ट आयरन सीवर के एप्लीकेशन है वो आउटफॉल सीवर, पंपिंग सिचुएशन के लिए राइजिंग मेंस में, इन्वर्टेड साइफन में, ये रनिंग अंडर प्रेशर के अंदर इसका कास्ट आयरन का यूज़ किया जा सकता है। हैवी ट्रैफिक कंडीशन में, जैसे सीवर लेड बिलो द हाईवेज और रेलवे के नीचे होती हैं, तो कास्ट आयरन सीवर प्रेफर करेंगे। जहाँ लीक प्रूफ रिक्वायरमेंट होती हैं, जो सीवर 100% लीक प्रूफ होना चाहिए, जिससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट को अवॉइड करने के लिए। ड्यूरेबिलिटी एंड कोरोजन की बात करें तो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, बट सीवेज में प्रेजेंट गैसेज और एसिड कोरोजिव एक्शंस करते हैं, ठीक है। उसका प्रोटेक्शन मेथड जो होता है वो इंटरनली लाइंड विद सीमेंट कंक्रीट होता है और पेंट विद द कोल टार होता है। इसका प्रेशर के अंदर बिहेवियर देखा जाए तो सीवर जनरली हाई प्रेशर के लिए डिज़ाइन होती हैं। कौन सी सीवर? कास्ट आयरन वाली सीवर, कास्ट आयरन वाली जो सीवर होती हैं, ठीक है। और इसका जो वेट एस्पेक्ट होता है एक्सेक्ट तो हैविया या इवन हैवियर बनाए जाते हैं, इवन हैवियर बनाए जाते हैं, वाटर पाइप से ज़्यादा हैवी होते हैं। इनके फंक्शन लॉजिक की बात करते हैं, स्ट्रेंथ एडवांटेज, स्पेशल लोकेशन, इसी स्ट्रेंथ एडवांटेज होते हैं जो स्पेशल लोकेशन पे यूज़ करते हैं। कोरोजन रिस्क होती है जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग इसमें को एलिमिनेट कर देता है। कॉस्ट और वेट जो होती है लिमिटेड यूज़ होती है इन द सीवेज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लेड सीवेज। लेड सीवेज में क्या होता है कि इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? स्मूथ सरफेस होती है, सॉफ्ट नेचर होता है, इजीली बेंड किए जा सकते हैं, है ना, और ओड शेप लेने के लिए सूटेबल है ये। कौन से? लेड सेवर। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि एसिड सीवेज से अफेक्ट नहीं होते हैं, है ना, और एल्कलाइन सीवेज से भी अफेक्ट नहीं होते हैं, और सल्फाइड कोरोजन रजिस्ट कर सकता है कि इनको लेड सीवर को। ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इनकी, और इनका साइज और यूज़ की बात करें तो 3 से 4 मीटर डायमीटर होता है इनका। इनकी लेंथ स्मॉल होती है, टॉयलेट में ओकेजनली यूज़ किया जाता है इसको, और एज ए वेस्ट पाइप्स प्लस सिस्टम से, स्टाल यूरिनल से, गैस बास बेसिन से, ये गीज़र से कनेक्शन के लिए इनका कभी कभी यूज हो जाता है। यूजेज स्टेटस की बात करते हैं तो लिमिटेड और ओकेजनली यूज किसका होता है? लेड सीवर का। उसके बाद में बात करते हैं प्लास्टिक सीवर की। प्लास्टिक सीवर क्या होता है? इसके ओरिजिन की बात करें तो ये कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन है। अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में प्लास्टिक सीवर चल रहा है। इसका एप्लीकेशन नॉन प्रेशर सीवर पाइप्स के लिए होता है, और ये मॉडरेट टू लार्ज स्केल में यूज़ होता है, अबाउट 15 से 25%। इंटरनेशनल यूज़ होता है इसका नीदरलैंड में और स्कैंडिनेविया में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में। इसकी साइज रेंज जो होती है 250 mm डायमीटर या उससे ज़्यादा होती है। कंट्री वाइज यूज़ करते हैं इसको।
जर्मन और यूके में हार्डली इसका 5 से 7% यूज होता है। इंडिया में अभी भी प्रैक्टिकल चल रहा है, नो प्लास्टिक पाइप्स यूज फॉर द सीवर बट यूज इन इंक्रीजिंग। अदर यूज बात करें तो इंटरनली वाटर सप्लाई होता है और जो ड्रेनेज फिटिंग के लिए यूज होता है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लेइंग ऑफ द सीवर पाइप्स, सीवर पाइप को कैसे लेइंग करते हैं, है ना, फिर उसका मार्किंग अलाइनमेंट कैसे होता है, और जो जो साइड रेलिंग में अलग अलग मेथड्स होते हैं उसकी वो सारी चर्चा करेंगे इसके अंदर। जो दिक्कतें आती हैं वो चर्चा करेंगे इसके अंदर, टेस्ट सारे चर्चा करेंगे वॉट, है ना, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ कलेक्शन सिस्टम की बात करेंगे। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।